ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका कहीं किसी कहानी से किसी प्रकार का या किसी इतिहास से मेल जोल नहीं है। इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह लिया जाए। चिनाया राज्य युद्ध भूमि। राज्य से बाहर राज्य की सीमा जो ठंडे और घने जंगल और बड़े पहाड़ से जाकर मिलती थी और वहां काफी बड़ा मैदान था, ठीक वही राजा भरत चिनाया राज्य के राजा अपने घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार लिए हुए सवार थे। उन्होंने लोहे का कवच पहन रखा था और सर पर एक लोहे का पतला सा हेलमेट जैसा कुछ जो उनके सर की हिफाजत के लिए था। राजा भरत की दोनों आंखें सामने दूर तक फैली अपने दुश्मनों के बड़े से झुंड को देख रही थी। उनके सामने लाखों की तादाद में सेना खड़ा लड़ने के लिए तैयार था। इधर भारत के पास कुछ चंद सेना थी। दरअसल चिनाया राज्य के अंदर कुछ 10,000 सैनिक थे जिनके साथ राजा लड़ने चले आए थे। वे जानते थे कि अगर वक्त पर उसे सीमा के बाहर ही नहीं रोका गया तो वह सीमा के अंदर अपने सैनिकों के साथ घुस जाएगा। अब ऐसे में राजा कोई लापरवाही नहीं करना चाहते थे और न ही कोई रिस्क लेना। उनके लिए राज्य की और उनके लोगों की सुरक्षा सबसे पहले था। चिनाया राज्य का लाल रंग का सूर्य पताका यानी झंडा लिए खड़ा वीर सेनापति राजा भरत के आगे ही खड़ा था। हवा की तेज जुल्फों से पताका ऐसे लहरा रहा था जैसे जीत का शिखर बस 2 कदम दूरी पे है। सेनापति एक छोटे से पत्थर पर अपना दाहिना पैर रख सामने देखते हुए झंडा एक हाथ में पकड़े हुए थे। सेनापति अपने दूसरे हाथ में अपना मजबूत तलवार पकड़े हुए थे। सामने खड़ी लाखों लोग जो मारने काटने के लिए तैयार थे। यह लोग पूरा राक्षस दिखाई दे रहे थे, सब के सब लंबे कद, भाला, तलवार और न जाने कई सारे अस्त्र शस्त्र जिनके साथ तैयार खड़े सब नजरें राजा भरत पे टिकाए हुए थे। अचानक से सेनापति को एक विशाल और काला हाथी उस सैनिकों के झुंड से निकलकर सामने आता हुआ दिखाई देता है। हाथी सामने आता है और अपना आगे का पैर उठाकर एक जोरदार टक्कर जमीन पे मारते हुए चिगारता है। उसके आवाज में गुर्राहट था। उसके पैर पटकते ही राजा भरत का घोड़ा 2 कदम पीछे हट गया। सामने हाथी पे बैठा आदमी ये देख उठ खड़ा होता है और शंख बजाता है जिसके आवाज से सब कुछ शांत हो जाता है। राजा भरत, अपनी हार मान लीजिए, आपकी जिंदगी बख्श दी जाएगी और सौंप दीजिए अपनी पुत्री को मुझे। ये है कलिंग के राजकुमार सारंग अपनी विशाल सेना के साथ जिनका मुकाबला आज तक कोई राज्य नहीं कर पाया है। हम लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे। अपनी पुत्री तुम्हें सौंपने से पहले तुम यहीं से लौट जाओ, हम युद्ध नहीं चाहते। राजा भरत बोले। सामने खड़ा सेनापति जिसकी उंगलियां झंडे पे कसा जा रहा था, उनके आंखों में ज्वाला धड़क रहा था, वह तो भरत की वजह से शांत था। राजन, आपको क्या लगता है हम यहाँ 1 लाख के इस भयंकर सेना को लेकर आपसे मजाक करने आए हैं? हमने आपकी बेटी को पिछले साल कुंभवत मेले में देखा था और आपकी बेटी हमें पसंद आ गई। हमने आपको पत्र भी लिखे, मेरा दूत आपके पास पहुंचा भी था, पर आपने मेरे दूत को ये कहकर अपने राज्य से निकाल दिया था कि कलिंग के राजा के पास आपकी बेटी को संभालने की हैसियत नहीं है। तो हम यहाँ अपनी हैसियत बताने आए हैं। आप सीधे सीधे मान जाए तो ठीक, नहीं तो हम आपकी बेटी भी हरण करेंगे और आपके इस राज्य पर कब्जा भी। सारंग हंसते हुए बड़ी आसानी से सीना ताने 20 फीट हाथी के ऊपर बैठा वह हंसते हुए मजाकिया लहजे में बोला था। भरत के साथ सेनापति का भी खून खौल उठा था। सेनापति गर्म खून के थे, इसलिए सेनापति खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में बोला, राजकुमारी अभी बच्ची है, महज 19 साल की है और तुम। उद्धरण चिन्ह। सेनापति इससे आगे कहते ही ठीक उनके दोनों पैरों के बीच आकर एक भाला गिरा। सेनापति गुस्से में सामने देखते हैं। हम जानते हैं हम पसंद नहीं, पर हम योग्य है, हमारी उम्र मायने नहीं रखती। जब हम योग्य है तो आपकी पुत्री मेरी क्यों नहीं हो सकती है? अगर मैं राजकुमारी को अपना नहीं बना सका तो यह मेरे ऊपर एक हार का तमाचा होगा। सारंग ने भी गुस्से में ही जवाब दिया। कुंभवत मेला साल में 1 दिन ही लगता है और यह मेला शांति का प्रतीक है। वर्षों से यह मेला पूरे चांद के अगले दिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन किसी भी राज्य का कोई भी राजा या सैनिक लड़ नहीं सकते हैं। उस दिन पूरी शांति रखी जाती है और यह नियम वर्षों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। राजकुमार सारंग भी इसी मेले में थे और तभी वह राजा भरत की पुत्री से मिलता है और उसे देखते ही उसे पसंद कर लेता है। सारंग ने अपनी इच्छा राजा के पास अपने दूत के सहारे लिखित में भेजवाया, पर राजा भरत इसके लिए नहीं माने और उन्होंने दूत को उल्टे भाव अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। दरअसल बात यह है कि राजकुमार सारंग जिसके 2 पत्नियां और 4 बच्चे पहले से ही है, ऐसे में राजा भरत अपनी भूल सी नाजुक बेटी को कैसी सौंप दे। और इतना ही नहीं, सारंग और राजकुमारी की उम्र में काफी लंबा फासला था, इतना कि दोनों का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि ये इंसान अपने आप को राजकुमार बुलाता है। इसे पूरे आर्यवर्ष में कोई नहीं हरा सकता है। इसके युद्ध कौशल की चर्चे पूरे आर्यवर्ष के कोने कोने तक फैले हुए हैं। राजा भरत के पास अब युद्ध करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था।
वे जानते थे कि अब अपनी बेटी को बचाने का एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ युद्ध। सारंग ऐसे किसी भी हाल पे पीछे नहीं हटने वाला और न ही वह हार मानेगा। ऐसे में उनके पास युद्ध के अलावा और रास्ता बचा ही नहीं है। युद्ध करके ही वह अपनी बेटी को बचा सकते हैं। अगर युद्ध में उन्होंने सारंग को हरा दिया तो वे अपनी बेटी को बचा लेंगे और हारे तो बेटी के साथ साथ ये राज्य भी जाने वाला था। सारंग ने अपनी सेना को आगे बढ़ने के लिए कहने वाला ही था। इधर राजा भरत भी अब तैयार थे क्योंकि अब बहस करके कुछ हासिल नहीं होने वाला था। सेनापति ने अपने 10,000 सैनिक को बोले एक युद्ध रणनीति तैयार की और सामने 1,00,000 सैनिकों के साथ सारंग खड़ा जिद भरी मुस्कान ओढ़े हुए था। वह जानता था कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और ये बात राजा भरत भी जानते थे, पर वह आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थी। अपनी बेटी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने लोगों के झुकते हुए उन सर के लिए जो शायद हार को बर्दाश्त तक न कर पाए। राजा भरत ने आंखें मूंदकर एक बार अपने लोगों को, अपने राज्य को, अपने हंसते खेलते परिवार को याद किया और झट से आंखें खोल बिगुल बजाने का आदेश दिया। सेनापति हाथ में शंख लिए खड़ा था। उसे इसी का इंतजार था। सेनापति तो खुद अपने हाथों से सारंग को मारना चाहता था। उसने गुस्से में सामने देखते हुए शंख होंठों से लगाया और जोरदार फूंक मारा जिससे आसपास का पूरी जगह शंख की आवाज से गूंज उठा। इधर सारंग ने भी हाथ का इशारा कर सैनिकों को आगे बढ़ने को ऑर्डर दिया, जिसके कहते ही एक साथ कई सारी धम धम करता पैरों का आवाज गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की धरती कंपन कर रही हो। राजा भरत ने भी इधर सैनिकों को आगे बढ़ने को कहा, जिनके बाद उनके भी सैनिक आगे अस्त्र शस्त्र लिए हुंकार के साथ दौड़ पड़े। राजा ने सेनापति को सैनिकों के देखरेख के लिए आगे जाने को कहा और खुद सारंग से लड़ने के लिए घोड़े के मुंह से बंधी रस्सी को खींचा, जिससे घोड़ा हिनहिनाता हुआ आगे दौड़ने लगा। उन्होंने बड़ा सा भाला अपने हाथ में लिया और सामने सारंग को देखा, निशाना साधने लगे। सारंग भी उठ खड़ा हुआ, उसके भी हाथ में एक बड़ा सा भाला था। वह भी उनके आने का इंतजार में था। उनके करीब आते ही वह भाला पे मजबूती कसते हुए उनके ऊपर ही कूद पड़ा था। वह चिल्लाया और राजा भरत उसे देखते ही रह गए। सेनापति तो ये देखते ही दौड़ लगा दिया था, राजन हट जाइए वहां से। उद्धरण चिन्ह। गुस्से से भरी लाल आंखों में राजा भरत का चेहरा सारंग देख रहा था और तभी एक जोरदार चीख गूंजी। सेनापति के तो पैर ही एकदम से जम गए। खून की धारा घोड़े के सुखद शरीर से पानी की तरह बहने लगा। प्रेजेंट टाइम 2050। उठो अर्जुन उठो, हमें आगे बढ़ना है। अभी सिविलियंस खतरे में हैं, हमें उन्हें बचाना है। बहादुर बनो, तुम हार नहीं सकते। उन आतंकवादियों को देखो जो हम पे हंस रहे हैं, भारत माँ के वीरों पे हंस रहे हैं। एक पावरफुल ग्रेनेड के पास आकर विस्फोट होते ही सब गेंद की जैसे हवा में इधर उधर उधिया गए थे। घर पूरा हिल रहा था। कमरे में सन्नाटेदार आवाज फैली हुई थी। सबके कान जैसे सुन हो गए थे और एक सैनिक जो कि सबका नेतृत्व कर रहा था, शायद वह कैप्टन था, वह अर्जुन के कान में जोर जोर से बोल रहा था, पर अर्जुन को कुछ भी सुने नहीं दे रहा था। वह बस अपने सामने की टूटते हुए दीवार को देख रहा था, जिसके उस पार कुछ नक्सलवादियों ने कुछ मासूमों को बंदी बनाकर रखे हुए थे। अर्जुन एक इंडियन आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन का अंडरकवर ऑफिसर था, जो सिर्फ मुश्किल और नामुमकिन मिशन के लिए ट्रेंड किए जाते हैं। एक बच्ची की आवाज को सुन अर्जुन जरा सा भटक गया था और इसी का फायदा उठाकर उन आतंकवादियों ने विस्फोटक ग्रेनेड फेंक दिया था। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान इनसे बचने के उपाय सिखाए जाते हैं, पर आज ना जाने कैसे इससे बच नहीं पाया था। आतंकी इस पल का फायदा उठाकर वहां से जंगल की तरफ भाग खड़े हुए था। अर्जुन उठा और अपने साथियों को अंगूठा दिखाता है, जिससे उसके साथी समझ जाते हैं कि अर्जुन अब ठीक है। सब उस दिया में सतर्कता पूर्वक बढ़ने लगते हैं जिधर आतंकी इस वक्त खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे। कुछ ही देर में अर्जुन की टीम ने उन्हें ढूंढ लिया था, पर उन आतंकियों ने एक छोटी सी बच्ची को अपने अपने साथ लिए हुए थे, जिसकी वजह से कोई उनका कुछ नहीं कर सकता था। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का काम सबसे पहले मासूम लोगों के हिफाजत का होता है। अर्जुन बेबस की तरह उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर खून लगे हुए थे, बस काली आंखें ही दिखाई दे रही थी। आतंकियों ने सबको बंदूक जमीन पर रखकर उल्टा हाथ करके घुटनों के बल बैठने को कहा। सबको उस बच्ची के खातिर आखिर उनके बातों को मानना ही पड़ा था। सबके सरेंडर करते ही उनमें से एक आकर सबसे बंदूक उठाकर पास के बहते बड़े से झरने के नीचे फेंक दिया और सब उन्हें वैसे ही छोड़ जाने लगे। तभी जिस आतंकी ने उस बच्ची को पकड़ा हुआ था, वह उस बच्ची को उछाल कर झरने से नीचे फेंकने को होता है, जिसे देख अर्जुन एकदम से चौंक जाता है। उस आतंकी ने बच्ची को झरने में फेंका और इधर अर्जुन उस बच्ची को बचाने के लिए झरने पे कूद पड़ा। सब हैरानी से चौंकते हुए चीख पड़े, अर्जुन! झरने का पानी काफी तेज था। अर्जुन और वह बच्ची अब उस पानी में कहीं गुम हो गए, किसी को पता तक नहीं चला।
आतंकवादी भाग खड़े हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम अर्जुन को ढूंढने के लिए झरने के नीचे उतर आई। चारों तरफ अर्जुन को ढूंढा जा रहा था। तभी उनमें से एक को वह बच्ची किनारे बेहोश दिख जाती है। दो ऑफिसर उस बच्ची के पास जाते हैं और बाकी के अभी भी अर्जुन को ढूंढने में लगे हुए थे, पर अर्जुन का कहीं नामो निशान तक नहीं था। अर्जुन गायब हो चुका था, जिसके भय से ही सबके माथे पे बल पड़ गए थे। अर्जुन न ही झरने के नीचे दबा पानी में मिला और न ही दूर दूर कोसों तक किसी किनारे फंसे उस बच्ची की तरह। अर्जुन गायब था, कहाँ था कोई भी समझ नहीं पाया था। वह पूरी तरह गायब हो चुका था। झरना 100 फीट गहरा था और अर्जुन उस बच्ची को बचाने के लिए कूद पड़ा था। इस बच्ची को उन आतंकियों ने किडनैप कर रखा था। वे तो भाग गए, पर इधर सारे ऑफिसर्स के लिए एक परेशानी छोड़ गए और वो अर्जुन के कहीं नहीं मिलने का था। सुबह से शाम हुई और शाम से अगला दिन। अर्जुन अब भी कहीं नहीं मिला था। उसे हर कोने कोने में ढूंढा गया, पर अर्जुन कहीं नहीं मिला। कहाँ गया? उसे जमीन खा गई या सामान निगल गया? सब इसी सोच में डूबे हुए थे। दरअसल अर्जुन आर्मी चीफ का बेटा था। स्पेशल टास्क फोर्स से अर्जुन परमार, उसके लिए सब परेशान थे, क्योंकि अगर वह नहीं मिला तो क्या होगा, ये वहां ढूंढ रहे ऑफिसर्स अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। 2000 साल पीछे चिनाया राज्य। सुबह हो चुका था, पर चिनाया राज्य की गली से लेकर बाहर पहाड़ी तक अंतिम रास्ते और वहां के युद्ध मैदान तक खून ही खून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ खून की होली खेली गई थी और अब पूरा चिनाया राज्य लाल रंग में रंग चुका था, जो रंग ही यहाँ लड़ते लड़ते अंतिम सांस त्यागने वाले उन सैनिकों का था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। भला 1 लाख सैनिकों के साथ 10,000 सैनिक टिक भी सकते हैं, और जब 1 लाख सैनिकों का राजा ही सबसे शक्तिशाली हो, तब ये युद्ध एक हाथी और चींटी के समान हो जाता है। अब बात चिनाया राज्य की कर लेते हैं। चिनाया राज्य, जहाँ के राजा भरत राजवंशी है। चिनाया राज्य ज्यादा बड़ा है। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ कलिंग राज्य को उसके दोनों सीमाओं को घेरे रखा है, और एक तरफ सबसे बड़ा जंगल जो सीधे वहां की सबसे बड़ी ठंडी पहाड़ी से जाकर मिलता है। चिनाया राज्य में कुछ 10,000 सैनिक है। चिनाया राज्य के राजा भरत अपने साफ दिल और अपनी उदारता की वजह से जाने जाते थे। चिनाया राज्य सुखी और संपन्न राज्य है, जहाँ हर कोई खुशी खुशी रहता है। राजा भरत अपनी पत्नी महारानी रुक्मिणी और अपनी पुत्री राजकुमारी नंदिनी के साथ रहते हैं। राजमहल जो ठीक राज्य का बीचों बीच बना हुआ था। लोग कहते हैं कि इस महल को बनाने के लिए साक्षात भगवान विश्वकर्मा यहाँ पधारे थे। दुनिया की सबसे खूबसूरत महल, जो रात की चांदनी में सोने जैसा रंग बिखेरता है और सुबह की लाली में मानो जैसे उसके सामने सारी रंगत फीकी पड़ जाए। महल में जाने का एकमात्र रास्ता है। महल को चारों तरह से 20 फीट लंबे नदी से घिरा दिया गया है, जिसमें विशाल और खूंखार मगरमच्छ रहते हैं। आज तक किसी ने नदी पार करने की हिम्मत तक नहीं की। जहां से महल में जाने का रास्ता था, उस गेट के आगे एक पुल था, जिसके ऊपर बिछा लोहे का पुल राजमहल में सही सैनिकों और दरबार द्वारा उठा दिया जाता है। अंदर आने जाने के लिए सिर्फ एक यही मगरमच्छ से संपूर्ण एक बड़ा पुल है, जहां से अंदर जाया जा सकता है। महल के अंदर दरवाजे से घुसते ही आप बगीचे से होकर गुजरेंगे, जहां सुबह महाराज भरत घुमा करते थे, सैर करते थे। सब में महल है और महल के अंदर सबसे बड़ा दरबार, जहां रोज दरबार लगता है। राजा भरत, मंत्री, संतरी, सैनिक दल का सेनापति और राज्य का सेनापति, 7 महाज्ञानी पंडित और एक भांड, सब यही दरबार में आपको मिल जाया करेंगे। महल इतना बड़ा है कि इसके अंदर अगर कोई अकेला आए तो वह अंदर ही कहीं गुम हो जाए। राजकुमारी का कमरा सबसे ऊपर है, जहां सुबह की किरण सबसे पहले पहुंचती है। राजा भरत अपनी पुत्री को इस महल का सबसे खास कमरा देना चाहते थे, और उन्हें इससे बढ़िया कमरा और कहीं नहीं मिला। महल के अंदर नौकरानी, सहकारी और दरबारी से लेकर राज्य सैनिक जो यहाँ की देखभाल करते हैं, सब महल के कोने कोने तक फैले हुए हैं। ऐसे में महल में कोई दाखिल हो और इनकी तीव्र नजरों से बच जाए, ये मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। राजा और महारानी का कमरा नीचे है। बाहर का बगीचा, जिसमें हर रंग के फूल और कई प्रकार के फलों के पेड़ लगे हुए हैं, ये सब महल की रौनक में 4 चांद लगा देते हैं। अब आते हैं कहानी पे। आज राजदरबार खचाखच भरा हुआ था। जिस राज सिंहासन पर कभी राजा भरत बैठा करते थे, आज वहीं पे सारंग राजा की तरह दोनों पैर फैलाए बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ नाग की तरह सिंहासन पर बिछे हुए थे, जैसे वह वहां का सम्राट हो। सामने ही राजा भरत घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके पीछे राजदरबार के पंडित, मंत्री, संतरी और सेनापति सब घुटनों पे थे। राजा के हाथों पे जंजीर बंधा था, चेहरे पे खून लगा हुआ था और दाहिने हाथ पर काफी बड़ा घाव था, जो किसी धारदार वस्तु के लगने से हुआ था।
शायद यही वह वार था जब सारंग ने पलक झपकते राजा के ऊपर वार किया था। मैंने कहा था ना राजा भरत, जब आप नहीं हारेंगे तब मैं आपका ये राजपाट और आपकी पुत्री दोनों छीन लूंगा। आज आप मेरे सामने घुटनों के बैठे हैं, अब कौन बचाएगा आपकी बेटी को मुझसे। उद्धरण। सारंग इतना कहकर एकदम से उठ खड़ा होता है और चारों तरफ सबको देखते हुए चीखते हुए जोरदार आवाज में सभा में कहता है, मैं आज ही राजकुमारी से शादी करूंगा और ये होगा मेरी जीत का प्रमाण। उद्धरण। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा, जबकि राजा भरत का सर शर्म से झुक गया था। सब शर्म से नजरें झुकाए हुए गुस्से में हार को पी रहे थे। अब पूरा चिनाया राज्य सारंग के सैनिकों के अधीन था। उसके सैनिकों ने हर जगह कब्जा कर चुके थे। जिन्होंने हार को स्वीकार किया वे अभी जिंदा है, और जिन्होंने राजा का साथ दिया उन्हें मार दिया गया या फिर उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया था। राजा भरत के पास कोई रास्ता नहीं था, उन्हें अपना हार दिखाई दे रहा था, और जब उनकी बेटी से सारंग जबरदस्ती ब्याह कर लेगा तब उन्हें या तो मार दिया जाएगा या फिर कारागार में आजीवन बंदी बना लिया जाएगा। हे गुरु, हे प्रभु परमेश्वर, हे सखा, मेरी मदद कर, हमारी पुत्री अब आपके हवाले है, उसे बचा लो, इस दानव के हाथों मत आने देना वरना अनर्थ हो जाएगा प्रभु। उद्धरण। राजा भरत कहते हुए रोने लगा। उन्हें रोता देख सामने खड़ा सारंग जोर जोर से उनके ऊपर हंसे जा रहा था। उनके इस हालत उनके मजाक का कारण बना था। मंत्री ने राजा भारत को शांत करते हैं। राजा भरत टूट चुके थे, उनके हाथ से ये राजपाट जा चुका था और अब उनकी पुत्री बची थी। सारंग कहता है, मेरे ब्याह की तैयारियां की जाएं, पूरे चिनाया राज्य को फूलों से सजा दिया जाए। हम आज रात राजकुमारी से शादी रचाएंगे, उन्हें दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। उद्धरण। वह हंसते हुए कह रहा था, उसके आंखों में राजकुमारी को पाने की चाहत, जुनून, हवस सब देख पा रहे थे। उसने आसमान में देखते हुए जोर से बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता है, मैं अमर हूँ। उद्धरण। उसके ये कहते ही दुर्जंगल में नदी के किनारे बेहोश किसी अनजान शख्स के कान, हाथ, पैर की उंगलियां हिलने लगी। उद्धरण। उसका चेहरा पानी से धूल कर चमक रहा था। उसका काला जूता पानी की लहर से बार बार टकरा रहा था। उसकी शर्ट का सिलवस केहूनी तक मुड़ा हुआ था। उसकी पलकें धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वह होश में आ रहा हो। वह एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठा। ठंडे पानी के स्पर्श से उसका बदन मोती जैसे चमक रहा था। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने घना जंगल था। वह उठा और चारों तरह घूमकर देखने लगा। उसके सामने ऐसे दृश्य चल रहा था जैसे किसी चलचित्र में एकाएक कई जीवियों आ रही हो और जा रही हो। सामने झरना था, पर उसके देखने से उसे वह झरना लग ही नहीं रहा था जिस झरने से उसने छलांग लगाया था। उसने अपना शर्ट खोला और उसके पानी को झाड़ने लगा। उसकी शर्ट खोलते ही उसके सिक्स पैक एब्स दिखाई देने लगे थे। झरने की फुहार, झरने का पानी नीचे पड़े बड़े बड़े पत्थर से टकरा कर आ रहे उसके बदन पे, जिस वजह से उसका खुला बदन गोरा और चमकाता हुआ दिखाई दे रहा था। वह इसके साथ साथ आसपास भी देख रहा था। आसपास का नजारा देख वह अचंभे में था, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। उसके लिए सब कुछ नया था। ये और कोई नहीं, अर्जुन था। अर्जुन ये सोच रहा था कि आखिर वह इस वक्त कहाँ है। अर्जुन शर्ट को झाड़कर फिर से पहन लेता है। आसपास देखते हुए अब उसके पास आगे जंगल में जाने के सिवा और कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसके हाथ से बंदूक पहले ही उन आतंकियों ने छीनकर झरने के नीचे फेंक दिया था। अर्जुन अपने पैंट के नीचे हिस्से वाले जगह को टटोला तो पाया कि उसके पास एक खुखरी था जो हर जवान को दिया जाता था, और अर्जुन इस खुखरी को तब निकालता था जब उसकी जरूरत थी। दरअसल उन आतंकियों ने उसे चेक ही नहीं किया था, उसकी तलाशी लिया ही नहीं था। अगर लिया होता तो शायद अर्जुन के पास ये खुखरी भी ना होता। अर्जुन उस खुखरी को हवा में उछालकर हाथ से उसके मुट्ठी को पकड़ता है और आगे जंगल के ओर अपना कदम बढ़ा देता है। चल मेरी जान, अब एक तू ही है। अर्जुन ये अपने खुखरी को बोल रहा था। एक ऑफिसर के लिए खुखरी क्या है ये सिर्फ वही बता सकता है। खुखरी एक धारदार चाकू की तरह होता है जो तलवार से ज्यादा तीखा और चाकू से ज्यादा नुकीला होता है। इसे सिर्फ इंडियन आर्मी के कुछ स्पेशल टास्क फोर्स ही चला सकते हैं और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर एक जवान के हाथ में खुखरी हो और सामने कोई भी हो, कितने भी क्यों ना हो, उन्हें मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। हथियार से ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब कोई जवान खुखरी के साथ होता है। अब आते हैं कहानी पे। अर्जुन जंगल के अंदर चला आया था। वह ट्रेन था और उसे ऐसे घने जंगल में कैसे टिके रहना है इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। अर्जुन अपने खुखरी के सहारे सामने आते जाते छोटे मोटे पेड़ पौधे पत्तों को उड़ाता जा रहा था।
और आगे बढ़ता जा रहा था। वह ये सब कुछ अंदाजे पे कर रहा था। आधे घंटे जंगल के अंदर अर्जुन चलता रहा, पर उसे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में जानवर और पक्षियों के आवाज के सिवा ना उसे कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई। अर्जुन आगे बढ़ता ही जा रहा था और तभी उसे एक बड़ा सा पेड़ का पत्ता दिखाई दिया। वह पेड़ जितना विशाल था, उसके पत्ते उससे भी विशाल दिखाई दे रहे थे। एक पत्ता इतने बड़ा था कि 2 आदमी आसानी से सो सकते थे। अर्जुन खुखरी पे मजबूती बनाकर एकदम से पूरी ताक लगाकर पत्ते को काटा और उससे होकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसके चेहरे पे सूरज की रोशनी पड़ी और उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और इसके बाद उसने जैसे तैसे आंखों को खोला और सामने देखा तो दंग रह गया। उसके सामने बहुत बड़ा और खूबसूरत महल दिखाई दे रहा था। ये महल चिनाया राज्य का राजमहल है, जिसे अर्जुन अपने सामने देख रहा था। व्हाट द फक? अर्जुन के मुंह से हैरानी से निकला। सामने एक लकड़ी का लंबा सा बोर्ड था, जिस पे संस्कृत में चिनाया लिखा हुआ था। अर्जुन उसे पढ़ता है और उसके अंदर का बचा कूचा रहा सजा सहज सब धूल में मिल जाता है। उसके सामने था 2000 साल पुराना राज्य, चिनाया राज्य। क्या है ये? क्या मैं मेरी आंखों के सामने क्या सच देख रहा हूँ? ये नहीं हो सकता है। मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। मैं तो वहाँ उस बच्ची को। अर्जुन कहते कहते अचानक से रुक गया और तभी उसे याद आता है कि एक बच्ची को बचाने के लिए वह झरने में कूद गया था और जब आंखें खुली तब वह यहाँ 2000 साल पीछे चिनाया राज्य पहुंच चुका है। अर्जुन हैरान था, परेशान था। चेहरे पे 12 बजे हुए थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो था उसके सामने वह आश्चर्य से देख रहा था। तभी उसे किसी के आने का आहट सुनाई देता है। पैरों की धमक को सुनकर वह उधर ही एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। वह कुछ लोगों के भुनभुनाहट को सुन पा रहा था। पता नहीं अब क्या होगा इस राज्य का। उद्धरण, राजकुमारी के साथ अन्याय हो रहा है। उद्धरण, हाँ तो अब हम कर भी क्या सकते हैं? सुना है राजा भरत को कलिंग के राजा ने बंदी बना लिया है और अब उनकी पुत्री के साथ शादी करते ही राजा को मार दिया जाएगा। ये तो हमें नहीं पता। हम पंडित हैं और हमारा काम हवन को आहुति देना है। उद्धरण, पंडित जी, मुझे तो लग रहा है कुछ शुभ होगा। देखिए पंडित जी, पर मेरी अंतरात्मा कहती है कि कोई आएगा और राजकुमारी को बचा ले लेगा। उद्धरण, तुम सही बोल रहे हो। ग्रहों की दशा और आकाश की छाया देख मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। उद्धरण, अलख निरंजन। उद्धरण, कहते भुना-भुनाते सारे पंडित अर्जुन कर सामने से गुजरे और अर्जुन उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया था। अलख निरंजन। उद्धरण, इधर राजदरबार में तैयारियां जोरों शोरों पर थी। राजदरबार को दुल्हन ही तरह सजा दिया गया था। सारंग के कई लोग जो इस काम में लगे पड़े थे, उन्हें हर एक कोने कोने तक को सजा दिया था। राजकुमार सारंग, जो अपने आप को राजकुमार कहता है, 2 बीवी का पति है और 2 बच्चों का बाप है, उसने आज हर हाल में राजकुमारी से शादी करने की ठान ली थी। वह राजकुमारी को आज के आज ही अपना बना लेना चाहता था। सारंग ने आज तक अपनी जिंदगी में जितनी भी सुंदर कन्याओं को देखा था, उन सब में सबसे सुंदर राजकुमारी नंदिनी है। शाम होने वाला था, सब कुछ तैयार था। राजदरबार दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। आज सारंग राजा भरत के हार पर उन्हीं की बेटी से शादी करने वाला था। पूरी जनता नाखुश थी। हवन कुंड तैयार था और तभी अचानक से किसी जगह से एक पंडित आते हैं। वे दिखने में काफी विद्वान दिखाई पड़ रहे थे। उनके कदमों में अलग ही जान थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक कदम पर धरती हिल रही हो। उनके आते ही सब उन्हें गहरी निगाहों से देखने लगे। सारंग अपने घमंड में चूर था। सबने हाथ जोड़ लिए, पर सारंग अकेला था जो महर्षि महाराज को देख रहा था। वे आए और हवन कुंड के सामने पैर जमाकर खड़े हो गए। उनके हाथ में एक छड़ी थी, को काफी पुराना दिखाई दे रहा था। महाराज की जय हो, मैं सन्यासी हूँ। राजन, मुझे भोजन चाहिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजन, कृपया करके मुझे भोजन ग्रहण कराएं। उद्धरण, साधु पंडित ने कहा। सच में वे सन्यासी प्रतीत हो रहे थे। तन पर एक भगवा रंग का कपड़ा था, जिसे उन्होंने ऊपर से नीचे तक लपेटे रखा था। सारंग आज काफी खुश था। जीत गया था सब कुछ जो वह चाहता था। अपने आंगन में सन्यासी को देख वह कहता है, सन्यासी बाबा, आप थोड़ी देर रुक जाए। आप आए तो मेरे सारे काम मंगल हो गए हैं। आज मेरी शादी है, उसके बाद आपकी पेट भरकर भोजन कराएंगे। उद्धरण, सारंग ने एकाएकी से कहा था। उसे लगा कि एक सन्यासी ही तो है, वह कहेगा और सामने वाला मान जाएगा। सादी बाबा यानी साधु पंडित विनम्र होकर सारंग के सवालों का जवाब देते हैं।
राजन, मैंने आपकी उदारता के किस्से बहुत सुने हैं। मेरी भूख बढ़ती जा रही है, अब मैं खुद को रोक नहीं सकूंगा। मुझे भोजन कराकर अपनी महानता साबित करो राजन। उद्धरण। साधु सन्यासी पंडित ने कहा। इस बार सारंग जरा ऊंचे स्वर में कहता है, मैं एक बार ही कहता हूँ, आप मेरी बात मानिए। इस वक्त शुभ घड़ी है, मेरा ब्याह हो जाए, उसके बाद आपको 56 भोग खिलाए जाएंगे। उद्धरण। इस दौर में साधु संत ऋषियों का अनादर करना यानी अपनी किस्मत पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यही काम इस वक्त सारंग कर रहा था। साधु सन्यासी पंडित का तो लेते, पर उन्हें तब भोजन करना था जब उन्हें भूख थी। अब उनका भूख कर गया था और क्रोध ने अनेक भीतर ने जन्म ले लिया था। तुम्हें सेवा भाव का मान पता ही नहीं है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। उद्धरण। राजानन। उद्धरण क्रोधित होकर छड़ी ऊपर करते हुए आगे कहते हैं। उनके कहते ही मानो पूरा चिनाया राज्य डगमगा गया। तुझे अपने जिस साम्राज्य पर घमंड है, उसका आज से नाश होगा। इस घड़ी यहाँ की दशा, ग्रहों का फेर, पंच अग्नि ये सब साक्षी है मेरे बाण भेदी शब्दों का। जिस खुशी के लिए आज तूने एक सन्यासी का अनादर किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, वह खुशी तेरे हाथों से छीन जाएगी। उद्धरण। उन्होंने गुस्से में कहा। साधु सन्यासी पंडित के शब्दों को सुनते ही सारंग अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। इस सन्यासी को इसी वक्त बंदी बना लिया जाए। उद्धरण। चुप कर सन्यासी। उद्धरण। वह गुस्से में बोला। उसके कहते ही कुछ सैनिक आकर साधु सन्यासी पंडित जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सभी सैनिकों के हाथ में भाला था और साधु सन्यासी पंडित जी उन सब के नोक पे थे। साधु सन्यासी पंडित जी मुस्कुरा कर उसे देखते हैं, जैसे उन्हें इसी की आशा थी। वे विनम्र होकर कहते हैं, भगवान सब देख रहे हैं, तुम्हारा सामना एक ऐसे बालक से होगा जिसके सामने तुम्हारी लाखों की सेना क्षीण भिन्न हो जाएगी। वह अकेला आएगा और सबके सामने से राजकुमारी को लेकर चला जाएगा। तुम अपनी दशा पर रोवोगे राजन, तुम्हारा पतन निश्चय है। तुम्हें लड़ने के लिए योद्धा ने इस धरती पर कदम रख दिया है। उद्धरण। कहते हुए वह हंसने लगे। अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा। उद्धरण। कहने लगे। हंसते हंसते कहे जा रहा था। सैनिक उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए और क्रोध में फुफकारता हुआ सारंग सिंहासन पर बैठ अपनी मुठिया भींचता रह गया। वे पंडित को बुलाओ, हम इसी वक्त शादी करेंगे राजकुमारी से। उद्धरण। अचानक से सारंग बोला और सब चौंक कर उसे देखने लगे। हवन कुंड सारंग के कहते जल उठा। कुछ ही क्षण में सारी तैयारी कर ली गई। सारंग अपना तलवार लिए हवन कुंड के सामने आया जहां वह राजकुमारी से शादी करने वाला था। सैनिकों जाओ और उन्हें लेकर आओ, मैं उन्हें दिखा देना चाहता हूँ कि इस धरती पर मुझसे लड़ने का साहस किसी में नहीं है। उद्धरण। उसके कहते ही कुछ सैनिक जाकर राजा भरत, महामंत्री, सेनापति, साधु सन्यासी पंडित और बाकी सबको जबरदस्ती खींचते हुए ले आए। सबके हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए थे। सबको लाकर घुटनों के बल बैठा दिया गया। कुछ दूरी पे खड़ी महल की कुछ शाही नौकरानियां थी जो ये सब देखकर डर से कांप रही थी। बिना देखे ही सारंग कहता है, जाओ और जाकर राजकुमारी को लेकर आओ। उद्धरण। शाही नौकरानियां तेज कदमों से राजकुमारी के कक्ष की तरफ भागी। राजन अभी भी मौका है, अपना हाथ छोड़, त्याग तो ये मोह माया, वरना अनर्थ होगा। राजन, तुम राजा हो और तुमसे लड़ने का साहस किसी में नहीं है। तुम परोपकारी, तुम उपकार करो और राजकुमारी को पानी की जिद छोड़ दो। वह चाहते थे कि सारंग ये सब छोड़ दी, वरना उसके इस जिद में एक नहीं कई 100 लाशें गिरेंगी, जिसका जिम्मेदार वो खुद होगा। पाप तले दबकर क्या कोई पुण्य कर पाया? एक पापी कितना भी पुण्य क्यों न कर ले, वह रहेगा तो पापी ही। सारंग का भी यही था। अभी वह अपने जीत के नशे में चूर था, जिस वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन साधु सन्यासी पंडित अपने दिव्य आंखों में कुछ हिस्सा देख रहे थे जिसे युगों युगों तक भुला नहीं जा सकता है। सारंग अपनी जिद के आगे सब बर्बाद करने पर तुला है। वाह पंडित, तूने इतनी जल्दी अपनी दिशा बदल ली। वाह, पर अब क्या फायदा, तेरे ऐसे कहने से ना ही मैं पीछे हटूंगा और ना ही तुझे कोई माफी मिलेगी। उद्धरण। नहीं राजन, मैं तुम्हें आने वाले संकट से मुक्त कराना चाहता हूँ। छोड़ दो ये जिद, अगर ये सब बढ़े तो वह जरूर आएगा। राजन, उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। उद्धरण। सारंग सन्यासी बाबा के बातों सुनकर तंज भरी लहजे में जवाब देते हुए कहता है। सन्यासी बाबा कहे जा रहे थे और वह सुन रहा था। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बाबा अब जो भी कहते, अच्छी बातें हो या उसे समझाते, पर अब उनका हर एक शब्द उसके दिल पे लगता है विष के जैसे। बस करो,
अपनी जुबान पर लगाम रखो, कहीं ऐसा ना हो आज मेरी तलवार की भूख आपके धर से पूरी हो। उद्धरण। सारंग गुस्से में फुफकारते हुए बोला, तो साधु सन्यासी पंडित के चेहरे पे मुस्कुराहट तैर गई। वे समझ गए, अब जो होगा उसे रोकना नामुमकिन है। इतने में पूरे राजदरबार में पायल, बिछिया और चूड़िया कंगन की आवाज से पूरा राजदरबार गूंजने लगा। कोने कोने तक हर किसी के कानों में ये आवाज किसी मीठी मधुर सी बांसुरी की धुन जैसे सुनाई देने लगी। राजकुमारी के हर एक एक कदम से मानो हर एक कोना जगमगाने लगा था। सबका हृदय कोमल भाव से अलंकृत हो उठे, सब मानो राजकुमारी को देखते हुए उनकी सुंदरता के आगे मंत्रमुग्ध हो चुके थे। इधर सारंग तो एकटकी से राजकुमारी को देखने लगा था। सच में उसने आज से पहले अपनी जीवन काल में इससे सुंदर कन्या कभी न देखी थी। राजकुमारी लाल राजश्री साड़ी में थी। राजकुमारी की काली आंखें स्वर्ण हिरण से भी तीखी थी। उनकी गोरी त्वचा इतनी कोमल थी कि छूने भर से लाल हो जाए। होंठ गुलाबी थे, गाल गुलाबी, छोटी नाक। राजकुमारी की सुंदरता के आगे सब कुछ धरा का धरा हुआ दिखाई दे रहा था। सारंग का तो मानो हाल मदिरा के रसपान से भी ज्यादा इस वक्त राजकुमारी की सुंदरता में डूबा था। सब कुछ एक पल के लिए सब कुछ भूल गए थे। राजकुमारी को नीचे लाया गया। साड़ी झिल्लीदार था, जिसमें से राजकुमारी सामने का सब कुछ हल्का हल्का देख पा रही। पांचवीं, वह चारों तरफ अपने पिताश्री को ढूंढ रही थी। जब राजकुमारी ने नजरें दौड़ाई तो पीछे कुछ दूरी पे कोने में सबसे आगे घुटनों के बल बैठे राजा भरत पर उनकी नजरें जा टिकी। उन्हें देखते ही राजकुमारी के आंखों से आंसू गिरने लगे। मोती से भी महंगे थे राजकुमारी के आंसू। सब उनको रोता देख खुद को भी शर्म में डुबोने से खुद को रोक न सके। सबकी नजर एक एक कर झुकती चली गई। खुद राजा भरत भी अपना सर झुकाने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर युद्ध जीत गए होते तो क्या आज सारंग राजकुमारी के करीब भी आ सकता था। सारंग सबका झुका हुआ सर देखकर अपना सीना चौड़ा कर लिया। उसे गर्व की अनुभूति हो रही थी। उसके चेहरे पे मुस्कान खिलाया। तंज और जिद के नशे में सारंग अपना कर्तव्य, अपना संस्कार सब कुछ भूल चुका था। सच ही कहा है, जब नाश होना तय हो जाता है तब सबसे पहले बुद्धि चली है। सारंग मंत्रमुग्ध हुआ राजकुमारी की खूबसूरती के गुण गाते हुए कहता है, अति सुंदर, जैसा मैंने देखा था वैसा ही तुम भाग्य की सुंदरी हो। तुम मेरी भाग्य बनोगी, मेरे महल की महारानी बनकर मेरे महल को स्वर्गमय बना दो सुंदरी। उद्धरण। वह राजकुमारी के आगे मानी नतमस्तक सा हो चुका था। राजकुमारी की खूबसूरती में वह खुद को उसे सौंप देने को तैयार था। राजकुमारी सित्तल से छाव थी, जहां वह जाति स्नेह और प्रेम का छाव उसके पीछे पीछे चलता रहता है। राजकुमारी का कोई जोड़ न था। हर कोई इस वक्त राजकुमारी के लिए उनकी दशा पर रो रहा था। सब राजकुमारी की आगे के आने वाले जिंदगी को लेकर भगवान से विनती कर रहे थे, क्या कोई लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वह तीसरी बीवी और लगभग 40 के आसपास के उम्र के आदमी के साथ खुश रह पाएगी, उसे वह दर्जा मिलेगा। समाज ऐसी चीजों को अशुद्ध और अभद्र ही मानता है। कोई खुद को कोस रहा था तो कोई इस वक्त ये सब देखने से पहले अपनी जान दे देना चाहता था। राजकुमारी के लिए पूरा चिन्नया राज्य अपनी जान देने को तैयार था। राजा भरत इतने उदार और अच्छे थे कि उनको सोच ही सबका कलेजा फटा जा रहा था। राजकुमारी के पतले होंठ सूखे पत्ते के भांति कांप रहे थे। ऐसा था वहां का दृश्य। जब पत्ते सूखे जाए तो बारिश के बूंदों से क्या फायदा, सब व्यर्थ जाता है। पंडित ने सारंग के आदेश को पाते ही मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। हर एक मंत्र पर लोगों का लगाया गया गुहार भरी पड़ रहा था। लोग सब भगवान से विनती कर रहे थे, पर कोई था जिसके चेहरे पे अभी भी कुछ अच्छा होने का मुस्कान था, और वे साधु सन्यासी पंडित थे। वे शांत और नर्म भाव से मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी तेज तेज से हवा चलने लगी और एकदम से हवन बूझ गया। ये इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। सबने अपने आंखों के आगे हाथ रख हवा के जाने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी राजकुमारी की सिसकियां और तेज होने लगी। सबने आंखें खोला तो सामने देख दंग रह गए। एक नौजवान जिसने अपना चेहरा काला कपड़ा से ढका हुआ था, उसकी सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े ऐसे थे जैसे मानो उसने सर से पांव तक चीते का खाल पहन लिया था। उस चीते अजीब दिखाई दे रहे थे, जो इस दुनिया से काफी अलग था। सबकी आंखें फटी हुई थी क्योंकि उसने राजकुमारी की गर्दन पे चाकू रख दूसरे हाथ से राजकुमारी की कमर को मजबूती से पकड़ हुए था। सब आश्चर्यचकित थे इस दृश्य को देखकर। वह लड़का और कोई नहीं अर्जुन था, जो हवा की तेजी से आया था और राजकुमारी की गर्दन पर चाकू रख दिया था। राजकुमारी डर से कांप रही थी। चाकू राजकुमारी की गर्दन से सटा हुआ था। थोड़ी भी हिली डुली तो वह चाकू राजकुमारी की गर्दन की नाड़ी पल भर में अलग कर देता।
सारंग के आंखों में गुस्सा तैर आया था। राजकुमारी को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण। घुटनों के बल बैठा साधु सन्यासी बाबा के चेहरे पे मुस्कान पहले से ही खिला हुआ था। पीछे इधर अर्जुन के आंखों में डर तो था ही नहीं, वह इतने सजल से खड़ा था जैसे उसे अपने सामने भाला तलवार लिए खड़े सैनिक खिलौना लग रहे थे। सारंग ने गुस्से में आगे कहा तो अर्जुन चाकू राजकुमारी के गर्दन के और करीब ले आया, जिससे राजकुमारी की सिसकियां और ज्यादा बढ़ गई। राजकुमारी, डरना नहीं, मैं आपकी कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण। सारंग डर से एक कदम पीछे करते हुए ये कहा और आगे अर्जुन से बोला, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा। मैं तुम्हें सोने चांदी जेवरात से धनी बना दूंगा, सुखी संपन्न कर दूंगा। तुम राजकुमारी को छोड़ दो, मैं या मेरे सैनिक तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। छोड़ दो राजकुमारी को। अर्जुन उसके चेहरे पे बदलते भाव को भाप रहा था और तभी अपना बाजू राजकुमारी की कोमल सी कमर पर कस लेता है, जिससे राजकुमारी दर्द से आह भर उठती है। पीछे हटो और हमें जाने का रास्ता दो, वरना इस लड़की का सर धड़ से अलग कर दूंगा। उद्धरण। अर्जुन बिना किसी भाव के जोरदार गूंजती हुई आवाज में बोला। अर्जुन के आवाज में कुछ ऐसा था कि राजकुमारी का दिल धक धक करने लगा, पर उसके आंसू रुके नहीं। डर का घेरा बढ़ता ही जा रहा था। अर्जुन को चाकू राजकुमारी की गर्दन पर लगाते देख सारंग के होश उड़ गए। वह झट से अर्जुन का बात मान गया। उसने सैनिकों से कहकर उसके लिए बाहर तक का रास्ता साफ कर दिया। अर्जुन बाहर धीरे धीरे कदम फूंक फूंक कर रखने लगा। हर कोई सतर्क था, सैनिक और सब। जैसे ही उन्हें पलक झपकने का वक्त मिलता, वो अर्जुन के ऊपर हमला बोलने वाले थे, पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि अर्जुन है कौन। वह बेस्ट रेस्क्यू कमांडर है, जिसे एक नहीं ऐसे कईयों को पल भर में धूल चटाने आता है। उनके सामने कोई नौसिखवा नहीं, बल्कि सबसे जाबाज योद्धा खड़ा था, जिसके सामने ये भाले तलवार कुछ नहीं था। जो बंदूक और बारूद से खेलता हो, इसे भला भाले और तलवार से क्या डर लगने वाला था। बाहर आते ही अर्जुन उसी घोड़े पे राजकुमारी को ले जा बैठा, जिस पे सारंग शादी कर लौटने वाला था। वह घोड़ा सारंग का सबसे कीमती घोड़ा था। अर्जुन घुड़सवार अच्छे से जानता था। अमीर घराने एयर फौजी परिवार से होने की वजह से वह कई बार घोड़ा रेस भी कर चुका था। उसने अपना पैर पीछे उस घोड़े के पेट से सटाया और घोड़ा हिनहिनाता हुआ जंगल की तरफ तेजी से भागने लगा। सारंग पागलों की तरह राजकुमारी के पीछे भागा, पर कुछ ही कदम आगे उसके पैर से एक पत्थर टकराया और वह औंधे मुंह वही जमीन पर गिर गया। इधर कुछ सैनिक और उसके सबसे वफादार सेनापति अर्जुन के पीछे अर्जुन को पकड़ने के लिए भागे। इधर अंदर राजदरबार में साधु सन्यासी पंडित जी मुस्कुराते हुए अलख निरंजन बोली ही थे कि इतने में सारंग आकर अपना तलवार उनके गर्दन पे रख दिया। तलवार को खुद के गर्दन पर देख थोड़ा भी भयभीत न हुए साधु सन्यासी पंडित, उनके चेहरे पे मुस्कान पहले जैसा ही बना हुआ था। वे नर्म भाव लिए समझाते हुए सारंग से कहते हैं, राजन ये क्या कर रहे हो तुम? अभी भी समय है, छोड़ दो ये जिद, अन्यथा अब तुम अपना सब कुछ खो बैठोगे। तुम बलवान हो, बलशाली हो, इस धरती में अभी तुम्हें कहीं काम करने हैं। अपना यह हट छोड़कर सच्चाई और देश प्रेम के मार्ग पर चलो। राज। उद्धरण। साधु सन्यासी पंडित इससे आगे बोलने के लायक न रहे। गुस्से में उफनता हुआ सारंग तलवार से एक ही वार में उनके सर को उनके घर से अलग कर दिया। कटा हुआ उनका सर लोटता हुआ सारंग के पैरों के पास जा गिरा। सारंग ने गुस्से में उस सर को देखा और जोर से चीख पड़ा। इधर जंगल में अर्जुन राजकुमारी को भगा ले आया था। राजकुमारी उसके सीने से डूबकी बस अपनी जान बच जाने की प्रार्थना कर रही थी। पीछे सेनापति और सैनिक लगे हुए थे। उन सब से बचते बचाते अर्जुन काफी अंदर तक चला आया था। घुड़सवारी करते हुए वह एक झरने के पास आया। असल में अर्जुन को सिखाया गया था ऐसे मौके पर कैसे और कहाँ छुपना है, और झरना एक काफी अच्छा उदाहरण है इसका। झरने के पीछे छिपने के काफी अच्छे आसार होते हैं, और अर्जुन जानता था कि यहाँ के लोगों को इतनी जानकारी तो होगी नहीं, इसलिए वह बहते हुए झरने के पीछे बने छोटे से गुफा में जा घुसा। सेनापति और सैनिक जब आगे निकल गए, तब जाकर अर्जुन थोड़ा शांत हुआ। अर्जुन घोड़े से उतरा, राजकुमारी को अपने साथ लिया और घोड़े को आजाद कर दिया, क्योंकि घोड़े ज्यादातर हिनहिनाते रहते हैं। युद्ध के लिए घोड़े अच्छे उपाय हो सकते हैं, पर छुपने के लिए नहीं। उनकी एक गलती और अर्जुन फंस सकता है, इसलिए उसने घोड़े को जाने दिया। घोड़ा हिनहिनाता हुआ वहां से भाग निकला। अर्जुन थोड़ा शांत हुआ। इतने में राजकुमारी ने उसके हाथ पे जोर से काट लिया। अर्जुन को दर्द तो नहीं हुआ, पर वह थोड़े गुस्से में उसे देखता है। जाओ और अपना चेहरा साफ करो, आज रात हम इसी झरने के नीचे रहेंगे।
उद्धरण। राजकुमारी को रोता देख अर्जुन खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है। राजकुमारी रोते हुए सिसकते हुए कहती है, हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें पिताश्री के पास जाना है। उद्धरण। अर्जुन त्योरियां चढ़ाकर राजकुमारी को देखता है, फिर आंखें छोटी कर पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा, हमें जाने दीजिए। राजकुमारी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है। अर्जुन एकदम से राजकुमारी की कमर में बाहें डाल खुद से सटा लेता है। राजकुमारी एकदम से उसके सीने से जा टकराए। राजकुमारी अर्जुन के गुस्से से लाल आंखें देख डर जाती है। मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? लड़खड़ाती अटकती जुबान से वह अपना नाम बताती है। राजकुमारी नंदनी राजवंशी। उद्धरण। तभी अर्जुन अपने चेहरे से अपना वह काला कपड़ा उतार फेंकता है जिसे वह कब से अपने चेहरे को ढके हुए था। उसके मास्क हटाते ही उसकी काली आंखें सीधे नंदनी की आंखों से जा टकराए। एक गोरा चेहरा, तीखे नाक, काली आंखें, सुर्ख सख्त होंठ। राजकुमारी को अपने दिल में अर्जुन को देख हलचल सी महसूस हुई। उसे लगा जैसा सूखे में बाढ़ आ गया है। एकदम से सब हरा भरा सा लगा। हरियाली राजकुमारी की शीतलता को छू गई। अर्जुन भी राजकुमारी नंदनी को देख रहा था। नंदनी राजवंशी हूँ तो तुम राजकुमारी हो, चलो अच्छा है, इससे काफी फायदा होगा मुझे। उद्धरण। अर्जुन कहता है। नंदनी डरते हुए बोली, काका क्या बोल रहे हैं आप? तो अर्जुन उसके मासूमियत पर उसे एकटक देखने लग गया। उद्धरण। अर्जुन का हाथ अभी भी नंदनी के खुले कमर पर था, जिस वजह से नंदनी को अपने अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था, ऐसा जो आज से पहले उसके साथ कभी न हुआ था। अर्जुन के हाथ अपने आप ही नंदनी के कमर पे कसते जा रहा था। वह उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें, अच्छी बच्ची की तरह यही बैठना, अगर भागी तो शेर के आगे फेंक दूंगा, समझ गई? उद्धरण। नंदनी डरते हुए हाँ में अपना सर जल्दी जल्दी हिलाने लगती है। अर्जुन उसकी कमर से अपना हाथ हटा उससे दूर हो जाता है। दरअसल अर्जुन को भी कुछ अजीब सा होने लगा था। उसे अपने दिल में गुदगुदी सा महसूस हुआ था। ना चाहते हुए भी उसके हाथ अपने आप ही राजकुमारी की कमर पे कसते जा रहे थे। अब जब अर्जुन दूर हुआ तो राजकुमारी जैसे कहीं गली जा रही थी। पहली बार इसे किसी गैर मर्द ने ऐसे छुआ था। दोपहर से रात हो चुका था। अर्जुन इधर उधर से लकड़ियां ले आया और जैसे तैसे आग जलाया। झरने के नीचे होने के कारण झरना की बूंदें और हवा दोनों ही मिलकर मौसम को ठंडा बना रहे थे। अर्जुन बैठा कुछ सोच रहा था और थोड़ी दूरी पे एक पत्थर से टिककर बैठी राजकुमारी उसे देख रही थी। अर्जुन खुद से ही बोला, बस अब उन्हें पता ना चल जाए मेरे यहाँ होने का। उद्धरण। अर्जुन को बहुत जल्द ही समझ आ गया था कि वह किसी तरह से पास्ट में आ पहुंचा है। अगर उसे अपने घर लौटना है, यानी कि आज के समय में, तब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे आज के समय के लोगों को पता चले सके। अर्जुन इसी कारण राजकुमारी का अपहरण कर लेता है। वह समझता था कि अगर वह इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेगा तब आज के समय में बदलाव आएंगे। साथ ही उसके लोग जो उसे ढूंढ रहे हैं, उनके नज़र में ये बदलाव आया तो उन्हें समझ आ जाएगा। फिर आज के समय के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसे वापस लाने की कोशिश जरूर करेंगे। अर्जुन ये बस अंदाजे पर कर रहा था। जब उसने सुना था कि चिनाया राज्य के राजा को हराकर राजकुमारी से कोई कलिंग राज्य का राजा शादी रचाने वाला है, तो उसे यही सही मौका लगा। अगर सच में प्रेजेंट टाइम में इसकी जानकारी मौजूद होगी तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे बदलाव यहाँ होने वाला वहाँ भी सब कुछ बदलता हुआ नजर आने लगेगा। और यही अर्जुन अपने साथियों और अपने डैड को दिखाना चाहता है। अगर उन्होंने इसे सही से ध्यान दिया तो अर्जुन घर जा सकता है। रात होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ता जा रहा था। नंदनी अपने दोनों हाथों से खुद के बदन को ढक ठिठुरती हुई कपकपा रही थी। उसके दांत तक किटकिटा रहे थे। राजकुमारी आज से पहले ऐसे कभी नहीं रही थी जहां इस तरह खुले में रात बिताना पड़ा हो। अर्जुन तो इन सब से पहले से अवगत था, तो राजकुमारी को कभी राजा भरत ने निकलने तक नहीं दिया था। राजकुमारी को महल में गुलाब के फूलों की भांति रखा जाता था। अर्जुन नंदनी को ठिठुरता देख उठा खड़ा हुआ। राजकुमारी उसे देख चौंक गई। अर्जुन एक कदम राजकुमारी की तरफ बढ़ाया। वह डरते हुए बोलने लगी, मेरे करीब मत आइए, अन्यथा मेरे पिताश्री आपका सर कलम करवा देंगे। उद्धरण। गुलाब सी पंखुड़ी से पतली होंठों से धमकी सुन और गौर से देखने लगा। क्या लड़की है भाई, क्या ऐसे राजकुमारी हुआ करती है, हद है। उद्धरण। अर्जुन राजकुमारी के सामने आ गया था। वह झुका तो नंदनी से डरते अपने चेहरे को छुपा आंखें बंद कर लेती है। नंदनी डर से वजह से खुद में बुदबुदाने लगी थी। इतने में उसे अपने ऊपर आती ठंडी हवा का झोंका रुकता हुआ महसूस हुआ।
वह आंखें खोल देखती है तो अर्जुन अपना शर्ट खोल उसके ऊपर उड़ा चुका था। अब जाकर राजकुमारी को शांति मिली, अन्यथा वो कुछ और ही समझ बैठी थी। अर्जुन फिर से जाकर आगे के सामने जा बैठा। नंदनी उसे देखती रह गई। दूसरी ओर महल में सारंग पागल हुआ जा रहा था। उसके सामने सेनापति साथ में 2 सैनिक सर झुकाए खड़े थे। सेनापति सर झुकाए बोला, क्षमा करें महाराज, हम राजकुमारी को ढूंढ नहीं सके। उद्धरण। सारंग तो अभी भी वही तलवार लिए अपने कक्ष में इधर से उधर फुर्ती से हटा जा रहा था। जाहिर सी बात थी, सारंग को आज नींद नहीं आने वाला था। पूरी रात वह करवटें लेते रहेंगे, ये तो तय था। सेनापति, सबसे धनुर्धर, तीरंदाज, भाला सेती और तलवारबाज योद्धाओं की तैयारी करवाओ, हम अगली सुबह ही खुद राजकुमारी को ढूंढने निकलेंगे। उद्धरण। सारंग के बात को टालने की हिम्मत किसी में न थी। सेनापति सर झुकाए चला गया। सारंग तो अभी भी वही तलवार लिए अपने कक्ष में इधर से उधर फुर्ती से तलहटा जा रहा था। जाहिर सी बात थी, सारंग को आज नींद नहीं आने वाला था। सुबह होते ही सूरज की रोशनी धीरे धीरे कर झरने के पानी को चीरती अंदर आने लगी। रोशनी के बढ़ने के साथ ही राजकुमारी की नींद खुल गई। वह आंखें मसलते हुए उठी तो खुद को अर्जुन के बाहों में लिपटा हुआ पाए। अर्जुन का साफ और गोरा चेहरा राजकुमारी के आंखों के सामने था। अर्जुन के चेहरे पे शौर्य जैसा बल था। उसके पास कुछ तो था जो राजकुमारी को अपनी तरफ खींच रहा था। राजकुमारी एकटक मंत्रमुग्ध हुए अर्जुन के चेहरे में खोने लगी थी कि इतने में अर्जुन ने झट से अपनी आंखें खोल दिया। वह सोया नहीं था। एक कमांडर कभी भी गहरी नींद में सोता नहीं है। राजकुमारी तो हड़बड़ा सी गई और इधर उधर देखने लगी। राजकुमारी को अपना दिल झरने के पानी से भी तेज धड़कता हुआ महसूस हुआ। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए नोवेल्स किंग चैनल के साथ, और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे ज़्यादा से ज़्यादा।